So hello students, welcome back to my channel BST Point. This is part 3 of our new series that is 5-2 boards. In this part we will going to cover chapter number 7 directing and chapter number 8 control. Okay. I hope you have seen on previous 2 parts in which we have covered chapter number 1, 2 and 3 and chapter number 4, 5 and 6. And in this, we're going to cover chapter number 7A. Next part, we will cover chapter number 11 and 12. Okay. So ऐसे करके 2 पार्ट्स इस सीरीज के और आएंगे जिसमें हम पूरे सिलेबस को फिनिश कर चुके होंगे. टोटल 5 पार्ट्स में हम इस पूरे सिलेबस को खत्म कर चुके होंगे. सो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है हम कह रहे जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं करा, पढ़ा नहीं, जिनको डिटेल में पढ़ना है विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, कीवर्ड्स के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, वो इस सीरीज को जरूर 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 देखें. बिकॉज उनको ध्यान रखते हुए ही बनाई गई है. इसके बाद हमारी नई सीरीज भी लॉन्च होने वाली है. सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल BST Point till now, then you are doing a big blunder. So do check it. Subscribe our channel BST Point, like our videos, share our videos to your fellow mates also. So let's start with the chapter. Now that is chapter number 7, directing. Okay. डायरेक्टिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस नहीं पढ़नी हमें, ना कि प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ने हैं. दिस विल आल्सो ओमिटेड. इस चैप्टर में बहुत कुछ ओमिटेड है, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्या क्या ओमिटेड है. हियर मीनिंग ऑफ सुपरविजन पढ़ना है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ना आपको. मोटिवेशन, इट्स इंपॉर्टेंस इज बिजनेस मैनेजमेंट, मैस्लो थ्योरी, ये पढ़ना है आपको. मीनिंग ऑफ मोटिवेशन पढ़ना है आपको. इसके बाद फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कंसेप्ट, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पढ़नी. लीडरशिप में आपको क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर नहीं पढ़ना आपको. फॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड वेरियस बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. मेजर्स आपको नहीं पढ़ने, इसके मेजर टू ओवरकम दिस बैरियर्स वो नहीं पढ़ना. बस आपको वेरियस बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ना है. दैट्स ऑल यू हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. इसमें आपको 20% सिलेबस और रिड्यूस ऑर्डिनरी को मेरे रहता वो आपको नहीं करना, बाकी 80% वी आर गोइंग टू डू. अगर मैं बात करूं मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, ये हमारा सबसे पहले ये हमारा कौन सा स्टेप या कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, कौन से नंबर का है. इससे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग. ये हमारा 4th पे आता है डायरेक्टिंग, एंड 5th पे कंट्रोलिंग. 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें 4th पे हमारे पास आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब. 4th पे हमारे पास आता है डायरेक्टिंग. ठीक है. अब इससे पहले हमने क्या करा, इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करे. उनके लिए जो जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, वो सब देखा हमने. उनको कौन करेगा, उसके लिए हमने राइट पर्सन को राइट टू द राइट जॉब अपॉइंट करा. अब 4th डायरेक्टिंग, यहाँ पे इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में द फाइनली वर्क हैज बीन स्टार्टेड. यहाँ पे वो वर्क एक्शन में आ चुका है. फाइनली वो वर्क अब स्टार्ट हो चुका है, जो हमने फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग के उसमें डिसाइड करा था जो हमें करना. वो फंक्शन, जो वर्क हमने वहां डिसाइड करना था कि हमें जो करना है एट दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट, वो अब हम 4th स्टेज पे फाइनली स्टार्ट करनी है. यानी कि यहाँ पर हम प्रोसेस एक्शन टेक प्लेस हो जाएगा. सो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग इज दैट स्टेप in the process of management where action take place. I hope you have understand this much part which I'm talking about. Direction, you're directing. Directing is process of guiding
counseling, motivating, and leading the people in the organization. What I have said? सबसे पहला guiding, दूसरा counseling, motivating, तीसरा motivating, चौथा leading. ठीक है, ये चारों हमें पढ़ना है. क्या क्या? गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग. इन चारों के बारे में आगे डिटेल में हमें पढ़ना है. लेकिन यही प्रोसेस, इन सबको अगर हम मिलाते हैं ना, तो वही डायरेक्टिंग की डेफिनेशन बनती है. That directing refers to a process of guiding, counseling, motivating, and leading the people in the organization in order to achieve the objectives effectively and efficient. ठीक है. इसके बाद हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज डायरेक्टिंग, इनिशिएट, एक्शन. ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 5 functions of management में डायरेक्टिंग इज द की मैनेजरल फंक्शन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का. ठीक है, a manager has to perform this function along with planning, organizing, staffing, controlling while discharging his duties into the organization. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? It is concerned with instructions, guiding and inspiring people in the organization. जैसे कि आपको नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इनिशिएट एक्शन, यानी कि एक्शंस को स्टार्ट करता है, काम को स्टार्ट करता है. जो कि आपको पहले समझा दी को कैसे स्टार्ट करता है. प्लानिंग में आपने ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करा, से ऑर्गेनाइजिंग में उनके लिए रिसोर्सेज अरेंज करे, स्टाफिंग में उन काम को करे, अपन वो डिसाइड करा. अब डायरेक्टिंग में फाइनली डू दैट वर्क. तो यू फाइनली एक्शन टेक प्लेस, एंड एक्शन टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन इन स्टेप ऑफ डायरेक्टिंग. ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. हमारे पास 3 लेवल होते हैं जिनको नहीं पता, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल. हमारे पास 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट में. ये हर एक लेवल पर होता है, टॉप पे भी, मिडिल पे भी, लोअर पे भी. कैसे? एवरी मैनेजर फ्रॉम top executive to the lower executive performs the function of directing. The directing takes place wherever superior and subordinate relationship is there. जैसे this is top level है, you will direct the middle level managers, middle level will direct the workforce. तो जहां पे superior subordinate relationship होगी, वहां पे directing exist होगी. क्योंकि जो it करेगा to the right path, to the right direction, so he is able to perform his work effectively and efficiently. तो वही हो गया कि जैसे मैं आपका टीचर हूँ और आप मेरे सबॉर्डिनेट हो, तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है. आई विल गाइड यू एट योर एवरी रॉन्ग थिंग. मैं आपको सही गाइड करूंगा, आपको सही पढ़ाऊंगा. दिस इज व्हाट आई विल डू. तो यहाँ पे हमारे बीच में सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है, यानी कि आई विल गाइड यू, आई विल काउंसिल यू, आई विल मोटिवेट यू, आई विल लीड यू फॉर योर हायर परफॉर्मेंस. जिससे क्या होगा? अल्टीमेट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अचीव होगा, दैट इज प्रॉफिट. ठीक है, इसके बाद थर्ड इज डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि इट इज डन एट ऑल लेवल, यानी कि इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट हैज to take place throughout the life of the organization. क्या तुम डायरेक्टिंग एक ही बार करो? नहीं. जब जब एम्प्लॉय डिमोटिवेट होगा, जब जब तुम्हें उसे मोटिवेट करना पड़ेगा. जब जब एक नया प्रोजेक्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तब तब तुम्हें लोगों को गाइड करना पड़ेगा. जब जब ऑर्गेनाइजेशन में क्योस क्रिएट होगा, जब जब तुम्हें उन्हें लीड करना होगा टू द राइट पाथ. So direction is not a one-time process. ठीक है, it will take place throughout the life of the organization. ठीक है, the manager may change, but the directing process will continue. This you have to keep in your mind कि manager चाहे change हो जाए, पहला मैनेजर गया, दूसरा मैनेजर आ जाए, लेकिन उसको भी डायरेक्टिंग प्रोसेस करना ही पड़ेगा in order to have effective and efficient work than in the organization. ठीक है, directing flows from top to bottom, that is the fourth point. यानी कि डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम फ्लो करता है. टॉप टू बॉटम का मतलब जैसे टॉप और ये लोअर, और ये लोअर
लेवल वाला मैनेजर टॉप लेवल को डायरेक्ट करेगा, क्या वो उसको सुपरवाइज करेगा, चाहे क्या उसको मोटिवेट करेगा लोअर लेवल वाला, या लीड करेगा? नो, टॉप लेवल विल ऑलवेज मोटिवेट द लोअर लेवल मैनेजर, योर ठीक है डायरेक्ट. So it means that every manager can direct his immediate subordinate and take instruction from his immediate boss. ठीक है. This से इस आप एक और पॉइंट लिख सकते हो that this become an important factor in effective and efficient functioning of the organization. ठीक है. इसके बाद importance you have to not do the importance. Then principles भी आपको नहीं करने. This will also omitted and this will also omitted. Yeah. इसके बाद वी हैव टू डू एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग क्या है? आपके 4 एलिमेंट है, ठीक है. वो 4 एलिमेंट क्या है? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन. ठीक है. सुपरविजन है सिर्फ आपको उसके डेफिनेशन एंड की मीनिंग पता होना चाहिए. दैट्स ऑल यू हैव टू डू इन सुपरविजन. सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज एंड अदर रिसोर्सेज to accomplish the desired objective. ठीक है. This function has to be performed by the supervisor. यानी कि supervision का मतलब क्या होता है? If you are at top level and someone is working under you, that will be considered in lower level. You have to supervise him. It means you have to guide him the right path to do the work. You have to guide him the correct way to do the work. So this is guiding the employees. You're doing guiding the employees and other resources also. यानी कि उस एक्टिविटी से रिलेटेड कंसर्न इश्यूज को आप गाइड करोगे जिससे वो काम इफेक्टिवली एफिशिएंटली हो जाए. और ये कौन काम करेगा? दिस विल बी डन बाय द सुपरवाइजर इटसेल्फ. कौन करेगा? दिस विल बी डन बाय द सुपरवाइजर. ओके. द व्हाट्स yes. Now we are coming to our next element of direction, that is directing, that is motivations. Now what is motivation? That means a process of making subordinate to act in a desired manner to achieve the organizational goals. यानी कि जो आपके अंदर employees काम कर रहे, your subordinates, उनको ऐसे एक्ट करवाना इन अ डिजायर्ड मैनर कि यानी कि जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, योर उनको ऐसे एक्ट करवाना कि जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो जाए. इफ अ सबऑर्डिनेट, जैसे ये सबऑर्डिनेट है, he has to go straight toward the in order to achieve that objective, but he is choosing a wrong way to achieve that objective. So you have to act him in such a manner, you have to act him in such a manner that he is going to do the work in a desired manner so that the organization goal is achieving or organization goal is achieved with effectiveness and with efficiency, so profit is increased. Okay. इसके बाद इसमें हमारे पास 3 इंटररिलेटेड टर्म्स आती है. वो 3 इंटररिलेटेड टर्म्स जो है दैट इज मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर. ये 3 हमारे पास इसमें 3 टर्म्स आते हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए. मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर. मोटिव क्या होता है? Motive is a inner state that energize and direct the behavior towards the goal. ठीक है. यानी कि ये आपकी इनर फीलिंग होती है. What is motive? Motive is आपकी इनर फीलिंग. मेरा ये मोटिव है कि मैं बोर्ड्स में 95 प्लस स्कोर कर ही रहा हूँ in BST. This is my motive. That is my inner feeling. That energizes me, that activates me to achieve that objective. तो ऐसे अगर एम्प्लॉयर एक मोटिव को ले ले कि दे हैव टू अचीव दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल, सो दे तो उनके अंदर अपने आप से ही एक बिहेवियर जो होगा दैट विल एनर्जाइज, दैट विल एक्टिव, वो एकदम से एक्टिव बन जाएंगे. दे विल स्टार्ट वर्किंग विद द प्रॉपर फोकस इन द वर्क और इफेक्टिवली एफिशिएंसी वर्क करेंगे. उनकी परफॉर्मेंस हाई होगी, तुम्हारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं एंड उनको भी उसके लिए मोटिवेशन चाहिए. ठीक है. तो मोटिव उनका होना चाहिए दैट ऑन मोटिव. One thing is important, that every motive arises out of only from an individual, not from somebody else. Every motive will arise out from the need of an individual. अगर उस इंडिविजुअल की नीड होगी तो ही मोटिव होगा. यानी कि if motive will exist only when there is a need of an individual. अगर किसी उसकी नीड नहीं एग्जिस्ट करेगी
if he has not need. Why an employee works in an organization? An employee works in an organization for the money and for experience. These two things these two are the factors that why an organization works. Why an employee work in an organization for the money and second is experience. And if these two needs of an individual will not arise, अगर ये basically उनको चाहने ही होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करना क्यों चाहेंगे? Why will they help you to achieve your objectives? तो इसलिए motives will only arise only from the need of an organization, from need of an individual. ठीक है? इसके बाद second is motivation. Motivation का मतलब क्या होता है? Motivation is a process of stimulating people into action to achieve desired goals. People का behavior change करना कि वो उस goal को achieve करे. This is what motivation is. Motivator is a technique. Motivator is nothing different. It is a technique to motivate employees. It is a technique to motivate the employees in the organization, like pay, salary, bonus, profit sharing, ठीक है, या उनको recognition देना, promotion देना, influence them to contribute their way, जिससे वो अपने वो motivate हो, influence हो और अपना best contribute करें, उनकी performance को वो increase करे, ठीक है. इसके बाद we have features of motivation. जिसमें सबसे पहला feature है motivation is an inner feeling. उसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि urge, drive, desires या need of a human being. These all are internal. अगर यही exist नहीं करेंगे तो हमारा motivation नहीं होगा, ठीक है. अगर हमको किसी चीज का अर्ज ही नहीं होगा, हमको किसी चीज की नीड ही नहीं होगी, सो व्हाई विल दे गेट मोटिवेट? चाहे तुम उनको कितना भी ट्राई करो मोटिवेट करने का, अगर उनके अंदर ये सब चीजें ही नहीं होगी, इनर फीलिंग्स नहीं होंगी, सो दे विल नॉट गेट मोटिवेटेड. चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो, ठीक है. इसके बाद सेकेंड इज मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. ठीक है, इसमें आप क्या लिख सकते हो? दैट मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. एग्जाम्पल के तौर में समझो दैट, एक मिनट, एक एम्प्लॉय है तो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है. अगर E1 अगर हम उसको प्रमोशन दे, दैट विल एक्ट एज अ motivator for him. Motivator is a technique and promotion is also a technique to motivate employees to perform better. तो अगर हम उस एम्प्लॉय को प्रमोशन देंगे तो अगर वो प्रमोशन में इंटरेस्ट होगा तो वो प्रमोशन से उसकी परफॉर्मेंस और बूस्ट होगी. अगर वो प्रमोशन में इंटरेस्ट नहीं हुआ तो चाहे तुम उसे प्रमोशन दो ना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो अगर मोटिवेशन इस वजह से गोल डायरेक्टिव बिहेवियर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है. Motivation can either be positive or negative. Sometimes motivation may act as a positive for him, or sometimes it may act as a negative. Positive motivation is positive rewards like pay, promotion, recognition, etc. And negative motivation means stopping increments, unko धमकाना, उनको उनकी सैलरी रोक लेना या उनको पनिश करना for the wrong things, induce a person to act in a desired way. Yeah. Is your fourth is motivation is a complex process and बहुत hard process है. Yes, it is a complex process because why? It depends upon the reaction, it depends upon the precipitation, it depends upon the behavior. Any type of motivation it may not have a uniform effect on all the members. तो yeah, हर type के motivation का यूनिफॉर्म इफेक्ट नहीं होता, यानी कि सेम इफेक्ट नहीं होता उसके मेंबर्स पे. इट हैज टू बी चेंज्ड. यानी कि प्रमोशन जरूरी ना कि हर बंदे को प्रमोशन ही जरूरत हो फॉर गेटिंग मोटिवेशन. नो, somebody wants some break, कि उसको ब्रेक मिल जाए, हॉलीडे मिल जाए फॉर गेटिंग मोटिवेटेड. अगर तुम किसी को प्रमोशन की, किसी को इंक्रीमेंट इन सैलरी चाहिए तो वी हैव डिफरेंट मोटिवेटिंग टेक्निक्स. सो इस वजह से मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है. ठीक है, इसके बाद भी हम मोटिवेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से समझेंगे. सच है, आपको ये पता होना चाहिए दैट मोटिवेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स. मैंने आपको बताया दैट मोटिव इज एन इनर फीलिंग. या मोटिव इज एन इनर फीलिंग्स दैट अराइज that energize and direct the behavior toward the goal. Motive only arise out of the need of an individual.
अगर नीड होगी तो मोटिव अराइज होंगे, ठीक है। अगर नीड होगी तो मोटिव अराइज होंगे, अगर नीड नहीं होगी तो मोटिव अराइज नहीं होंगे, ठीक है। सो ऑल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन नीड्स ओनली। हाउ आई विल टेल दैट an unsatisfied need of an individual, अब आपके दिमाग में कोई नीड है that आपको ये काम करना है, या लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आपकी आपका कल पेपर है एंड यूर थिंकिंग कैसे मैं स्कोर करूँ 70 प्लस ऑफ 80 in business studies. This is your need which you are, and what is your need here? To score 870 plus in your BST examination. ठीक है। This is one of your unsatisfied need which will create tension in your mind. अब ये आपको टेंशन सताएगा रहे कि अगर उस तुमने स्कोर नहीं करा तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको स्कोर करेंगे या डांटेंगे। दिस इज दिस विल क्रिएट टेंशन। और ये टेंशन क्या करेंगी? चलो मैं अभी से ही बिल्कुल पूरी रात पढ़ लेता हूँ, तो ये मेरे एक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है कि मैं पूरी रात पढ़ रहा हूँ, पूरी रात तक पढ़ूंगा, यानी कि मेरा एक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है। ये स्टिमुलेट क्यों हुआ? क्योंकि मेरे दिमाग में टेंशन थी, और अगर टेंशन नहीं होती तो मैं क्या पूरी रात पढ़ता हूँ? नहीं पढ़ता। सो दिस टेंशन स्टिमुलेट्स हिज और हर ड्राइव्स, और ये ड्राइव जैसी मेरे अंदर स्टिमुलेट हुई, इन्होंने मेरा बिहेवियर उस जनरेट करा टू सेटिस्फाई सच नीड, यानी कि उन्होंने मेरा वो ऐसे ड्राइव्स को ऐसे स्टिमुलेट करा, मेरे बिहेवियर को ऐसे चेंज करा कि नहीं अभी पढ़ना है मेरे को। आई हैव टू स्कोर 70 प्लस आउट ऑफ 80 इन माई टुमारोज एग्जाम। सो दिस इज व्हाट इज समथिंग, यानी कि one of, first of all, you have an unsatisfied need. That unsatisfied need will create tension. क्या होगा? That unsatisfied need will create tension in your mind. That tension will stimulate drives, ड्राइव्स को स्टिमुलेट करेगा वो टेंशन, ठीक है। और वो टेंशन जैसे ड्राइव स्टिमुलेट हो गया, वो तुम्हारे ड्राइव्स विल जनरेट बिहेवियर, ड्राइव्स विल जनरेट बिहेवियर। इसके बाद दैट बिहेवियर विल सेटिस्फाई योर नीड। अब मैं पूरी रात पढ़ा तो मैं 70 आउट ऑफ 80 ला पाया, अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो मैं क्या 70 आउट ऑफ 80 ला सकता था? नहीं। सो दैट बिहेवियर विल सेटिस्फाई माय नीड। Yes. And if my need is satisfied, अगर मेरी need satisfied होगी, satisfied need, अगर मेरी need satisfied होगी, I got relief from the tension. Relief from, oh, खत्म हो जाएगी, ठीक है। So this is full डायरेक्शन प्रोसेस। आप ये एग्जाम्पल वो पढ़ सकते हो, अगर आपको मेरा एग्जाम्पल समझ में नहीं आया हो, लेकिन मेरा एग्जाम्पल आपको समझ में आया हो, लाइक दैट। इसके बाद या ये लिखा मैं पे unsatisfied need that will keep tension. The drives will conduct a behavior. This behavior with tension, which you have been, यानी कि टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन आपकी नहीं आ रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन एंड ये मोटिवेशन प्रोसेस तक है। हाँ, यहाँ पर अब क्या आता है? मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। एक मिनट। नेक्स्ट हमारे पास है मैस्लो हायरार्किकल नीड ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास है मैस्लो हायरार्किकल नीड ऑफ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, मैस्लो था कौन से पहले? मैस्लो सर कौन से? वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट हिम। मैस्लो सर जो थे, he was a great psychologist, and in a classic paper published in 1943, and he basically outlined the elements of overall theory of motivation. Who was Abraham Maslow? Abraham Maslow was a well-known psychologist and published classic paper published in 1943, outlined all the elements of the theory of motivation. What actually is why his theory is famous and is considered in your books? Because he felt within every human being there exists a hierarchy of 5 needs. और वो क्या आज hierarchy थी?
बेसिकली मैं आपको बताऊं ना, motivation is such a complex process, a complex thing to understand, because you won't believe that many researchers have studied about motivation from several dimensions, from several theories also, has developed several theories also, but a theory which clearly outlined that elements of motivation was of Maslow had. What all he tell about in his theory that there exist five needs in a hierarchy of a human being. Means there are five needs of a human which are in a hierarchical order, which are in a systematic order. यानी कि ऊपर नीचे नहीं लिख सकते. We have to write them in a sequence. Okay. तो उसमें सबसे पहली नीड थी that was basic psychological need. From the name itself we can understand that what does need say. बेसिक साइकोलॉजिकल नीड यानी कि बेसिक लिविंग नीड, जो हमारी रहने के लिए है, यानी कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर आवर लिविंग. ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकता है पेशेंट से हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप, सेक्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस नीड्स. ओके, ये बेसिक, अगर हम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपकी बेसिक नीड क्या है? आपको सोना, आपका खाना, आपका रहना. These are some of the example of the need. अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सैलरी is the basic need of an employee. By an employee works in an organization, or work employee work in an organization for a basic salary. कि वो सैलरी के लिए वर्क करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आए गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का वर्क इसलिए करता है क्योंकि उसे सैलरी चाहिए होती है. तो बेसिक सैलरी helps to satisfy the need in organizational view, and this need must be satisfied in order to move up the ladder of needs. यानी कि जो हमारी है नीड्स की एक लैडर, एक सीढ़ी है, जो कि पहले जिसमें जैसे बेसिकली ऐसे ही बेसिक, पहली बेसिक साइकोलॉजिकल नीड आती है, उसके बाद आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड आती है, लैडर चढ़नी होगी आपको. फिर उसके बाद बिलोंगिंगनेस नीड्स फिर आपके पास आती है, एस्टीम नीड्स, और लास्ट में आपकी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. यानी कि अगर आपको इस लैडर में मूव ऑन करना है, नेक्स्ट स्टेप पे चढ़ना है, तो ये पहली नीड आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड का मतलब वो नीड जो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म. दोनों से, कौन कौन से? फिजिकल और इमोशनल हार्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो नीड सेफ्टी सिक्योरिटी नीड होती है. ये एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है. और इसके एग्जांपल देखें तो जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नीडेड आर्टिस्ट एफिलिएशन नीड, यानी कि ये भी नीड सेटिस्फाई होगी तभी हम इसके बाद थर्ड नीड पर मूव ऑन कर पाएंगे. एफिलिएशन नीड, आर्टिस्ट बिलोंगिंगनेस नीड. बिलोंगिंगनेस नीड का मतलब होता है फ्रेंडशिप, affection, sense of belongingness, acceptance in an organization. यानी कि एक एम्प्लॉय की must have an informal relationship in the organization. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की इनफॉर्मल रिलेशन होनी चाहिए, यानी कि फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ऐसा कुछ, या एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए. हाँ, कि अपना है. फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशन वो आपको डिफरेंस पता हो. तो इनफॉर्मल रिलेशन होने चाहिए. इनफॉर्मल रिलेशन से क्या हुआ? एब्सेंटिज्म ऑफ एम्प्लॉय विल रिड्यूस. क्या होगा? एब्सेंटिज्म ऑफ एम्प्लॉय विल रिड्यूस. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नीडेड आर्टिस्ट फोर्थ एस्टीम नीड. एस्टीम नीड का मतलब होता है फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्निशन, अटेंशन. ये सारे फैक्टर्स एग्जांपल है एस्टीम नीड के. अगर ये सेटिस्फाई होंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो एम्प्लॉय का टर्नओवर कम होगा. इस नीड से क्या हुआ? एम्प्लॉयज का टर्नओवर कम होगा. यानी कि एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब. एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, वो ऑर्गेनाइजेशन को रिड्यूस हो जाता है. फिफ्थ पॉइंट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. इसके बाद नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो कि
highest level of need and the hierarchy यानी कि last ladder पे है ये वाली need and it prefers to drive to become what one is capable of becoming यानी कि जो वैसे मैं capable of becoming a teacher so I'm capable of becoming that's I become तो ये वो drives होती है जैसे it is a high और जो आपकी self actualization need है that is the highest level of need और this need has to be achieved and इसमें example के तौर पर आप लिख सकते हो like growth आपके self fulfillment achievement of goals ये सब आप इसमें लिख सकते हो ठीक है अब देखो ये आपका एग्जाम ये जो चाइल्ड है बेस्ट सूटेड आपको ये नीड समझाने के लिए यहाँ पे एक तरफ इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है और यहाँ पे एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू है इंडिविजुअल में है बेसिक साइकोलॉजी नीड में हमें आ गया इसमें बेसिक सैलरी आ गया ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी सिक्योरिटी में स्टेबिलिटी ऑफ इनकम आ गया इसमें और पेंशन प्लान आ गया ऑर्गेनाइजेशनल कंटेंट में एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड में फ्रेंडशिप यहाँ पर आ गया और यहाँ पे आज टीम नीड में आ गया आपका स्टेटस और इसमें आ गया आपका जॉब टाइटल सबका अचीवमेंट ऑफ गोल तो ये नीड्स जो सैटिस्फाई में चाहिए इन ऑर्डर टू मूव अप द लैडर एक लैडर की तरह वर्क करते हैं एंड ये नीड्स जो है ये हायरार्किकल ऑर्डर में है ये एक लैडर में है आप किस एक लैडर में भी क्या आप सबसे एक सीढ़ी में क्या आप सबसे ऊपर वाले पे पैर रख सकते हो एकदम से नो यू हैव टू फर्स्ट स्टेप अपॉन दिस वन देन दिस और फिर इस पे फिर आप लास्ट पे तभी चढ़ पाओगे ठीक है ऐसे ही फर्स्ट यू हैव इफ यू हैव टू satisfy your self actualization then these ponions in below must be satisfied if you have to satisfy your self actualization ठीक है इसमें कुछ assumptions थे जो मैस्लो ने अपने assumption ली थी वो 4 assumption ये है कि पीपल यानी कि लोगों का बिहेवियर जो है वो उनकी नीड्स पे डिपेंड करता है दूसरा उनकी नीड्स एक हायरार्किकल ऑर्डर में होती है यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक नीड टू दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड और ये नीड एक नीड इस तरह का बेसिक साइकोलॉजिकल नीड हम किसी का सेटिस्फाई हो चुका है तो वो वापस हम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा फिर वो मतलब एक नीड अगर तो सेटिस्फाई पहले से ही हो चुकी है तो मोटिवेशन नहीं देगा जो नीड उसको नेक्स्ट जो मोटिवेशन उसको सेफ्टी सिक्योरिटी में मिलेगा वो मोटिवेशनल इसको बेसिक साइकोलॉजिकल नीड पे नहीं देगा तो वो एक बार सेटिस्फाई हो गई है फिर अगर एक पर्सन हायरार्किकल की लैडर पे तभी स्टेप ऑन कर सकता है आगे जब उसकी पहली लेवल ऑफ नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी यानी कि अगर उसकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड होगी तभी वो सेफ्टी सिक्योरिटी वाली नीड सेटिस्फाई कर सकता है तभी वो बिलोंगिंग नीड सेटिस्फाई कर सकता है फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सेटिस्फाई कर सकता है इसके बाद वी हैव और मोटिवेशन में हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं नाने के लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम उनको इंसेंटिव्स दे सकते हैं जो कि 2 तरीके के हो सकते हैं आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव करेंगे टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस और अगर उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो ओवरऑल तो ये सारे आपस में लिंक्ड होता है ठीक है परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई तो वो भी होगा सब कुछ इंक्रीज होता रहेगा ठीक है सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करें वो इंसेंटिव करते जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकता है and that's to motivate people for the better performance इसमें सबसे पहला आता है पे एंड अलाउंसेस यानी कि पे बेसिक पे उनको होना चाहिए दैट इज बेसिक सैलरी उनको मिलनी चाहिए वो उनका बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव है और उसमें सैलरी में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है सैलरी में आपका बेसिक पे इंक्लूड होता है डीएनए बीआरएस अलाउंसेस इंक्लूड होता है और अदर अलाउंसेस इंक्लूड होता है डीएनएस अलाउंसेस वो अलाउंसेस होता है वो अलाउंसेस होता है जो सैलरी में ऐड होता है ठीक इसके बाद उनको थोड़ा उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर हाइक भी मिलना चाहिए हाइक इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड हाइक मींस इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट जैसे इंक्रीज हो रही है तो उनकी सैलरी भी इंक्रीज होना चाहिए राइट बेसिक हाइक उनको मिलना चाहिए और दिस इज द और ये बेसिक सैलरी इज अ बेसिक रीजन फॉर एन एम्प्लॉय टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन दूसरा है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड सिस्टम productivity linked system यानी कि ऐसे बहुत सारे several incentive plans have been made aiming at linking payment of wages to increase ऐसे incentive plan बनाना कि अगर उनकी productivity बढ़ेगी there will be productivity बढ़ेगी so there will be an increase in wage and there is a link between the production and the wage system ठीक है productivity और wage के बीच में आपका relation है यानी कि आप ये भी कह सकते हो higher the product is better will be the wage yeah और
इससे क्या होगा, एम्प्लॉय को मोटिवेशन कैसे मिलेगी? हियर एन एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड टू इंक्रीज हिज परफॉर्मेंस और वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। अगर उसको बेस इंक्रीज चाहिए, सैलरी में इंक्रीज चाहिए, सो ही शुड हैव टू प्रोड्यूस बेटर, हिज प्रोडक्टिविटी शुड बी बेटर। जिससे क्या होगा, अगर वो बेटर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, ये होगा और उनकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज होगी। इसके बाद थर्ड इज बोनस। बोनस इज एन इंसेंटिव व्हिच इज ऑफर्ड above the wage. What is bonus? Bonus is an incentive which is offered above the base and salary to the employee. यानी कि सैलरी एम्प्लॉय, जैसे सैलरी अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी आपकी 20,000 है, 20,000 अगर किसी की सैलरी है, तो बोनस सैलरी में इंक्लूड नहीं होता। बोनस जो उसको टोटल पे जाएगा उसमें बोनस अलग से लिखा जाएगा, राइट। मैंने उसको 5,000 का बोनस दे दिया, तो अब इसका जो ओवरऑल टोटल पे हुआ दैट विल बी 25,000। सो बोनस इज गिवन अबव द सैलरी एंड वेज, और ये भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा आपकी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए। और बोनस का भी रिलेशन होता है वेज रेट ऑफ एम्प्लॉयज। बोनस का रिलेशन किसके साथ होता है? बोनस का रिलेशन होता है वेज रेट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। वेज रेट ऑफ एम्प्लॉय बोनस का रिलेशन होता है। It helps the employee to get motivated and keep satisfied. ठीक है, इसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग, फोर्थ इंसेंटिव फॉर फाइनेंशियल इंसेंटिव। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब टू शेयर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विद द एम्प्लॉयज, उनके साथ कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर करना, जिससे उनको मोटिवेशन तो मिलेगी टू परफॉर्म बेटर। और वो सेंस ऑफ क्या मिलेगा उनको? एक सेंस ऑफ ओनरशिप मिलेगी। क्या मिलेगा उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप मिलेगा इसमें। क्यों? अच्छा, उनके साथ प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है, उनकी सेंस ऑफ ओनरशिप। को पार्टनरशिप या सुपर अफेक्ट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें हम एम्प्लॉयज को कम शेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू पर देते हैं। जैसे कि अगर शेयर मार्केट वैल्यू 10 रुपीज की है शेयर की, तो हम उनको इस पे देंगे। परचेज वैल्यू की क्या होगी? उनके लिए परचेज वैल्यू हमें से 8 रुपए कर लो, तो आर प्राइस लेस देन द मार्केट वैल्यू, गिव देम शेयर्स, ओनरशिप होगी। एक तरीके से सेंस ऑफ ओनरशिप को फील कर पाएंगे, मोटिवेट होंगे, सेंस ऑफ ओनरशिप मिलेगी, फीलिंग ऑफ ओनरशिप मिलेगी, जिससे वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। इसके फिफ्थ इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि उनके रिटायरमेंट होने के बाद उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे? दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पेंशन प्लान, ग्रेचुटी, ये सब उनको सिक्योरिटी देंगे एम्प्लॉयज को उनके फ्यूचर के। कि अगर वो रिटायर, उसके बाद क्या, कहाँ से पैसे कमाएंगे? सो अगर उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, उनकी ईपीएफ, ग्रेचुटी, पेंशन प्लान, ये सब मिलेंगे, तो उनके लिए एक सिक्योरिटी की तरह वो ऐप करेगा आफ्टर द रिटायरमेंट। और ये इंसेंटिव they are in service in the organization, उनकी जो एम्प्लॉयज एंड करंटली वर्क कर रहे ऑर्गेनाइजेशन उनको दिए जाता है। It is prerequisite यानी कि फ्रेंड्स बेनिफिट्स ऑफर करना, यानी कि बेनिफिट्स अदर देन द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेंट, यानी कि जैसे उनको हमने लाइफ इंश्योरेंस दे दिया, उनको हमने टिप्स दे दी कैसे उनको, एक एग्जांपल है हमें, जैसे हमने को उनका फैमिली इंश्योरेंस करा दिया, क्या फैमिली इंश्योरेंस भेज दिया हमने। तो ये सारे वो होता है जो अबव सैलरी दिए जाते हैं, जो अबव सैलरी दिए जाते हैं, दे आर गिवन अबव दी सैलरी, ठीक है। इसके बाद वी हैव नेक्स्ट, इतने ही यहाँ पास होता है फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल इंसेंटिव। नाउ वी हैव सम ऑफ द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स व्हिच वी हैव टू डिस्कस, दैट आर फर्स्ट इज स्टेटस। व्हाट इज स्टेटस? स्टेटस एंड रिकॉग्निशन है। तो सबसे पहला स्टेटस इज एप्रिशिएटिंग द गुड वर्क डन बाय द नहीं, स्टेटस इज रैंकिंग द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर 10 एम्प्लॉय काम करते हैं या 5 एम्प्लॉय काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, जिन्हें कौन काम अच्छे से कर रहा है, ऐसे रैंकिंग देना एम्प्लॉयज को, हु इज एट फर्स्ट, हु इज एट सेकंड, हु इज एट थर्ड, जिससे वो और ज्यादा मोटिवेट होंगे काम करने के लिए और परफॉर्म बेटर करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, क्लास में 50 स्टूडेंट्स या 50 स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स में 3 बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड को अवार्ड दिया जाता है फॉर परफॉर्मिंग बेटर इन द एग्जाम्स। तो उनको और मोटिवेशन मिलती है, जिससे वो आगे आने वाली क्लासेस में और अच्छा परफॉर्म करता है, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो अगर हम उनको एक स्टेटस, एक रैंकिंग दे देंगे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, तो उनके लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनेगा। और रिकॉग्निशन की मैं बात करूँ, इसमें रिकॉग्निशन भी आता है, तो अगर मैं रिकॉग्निशन की बात करूँ तो रिकॉग्निशन इज the appreciating the good work done by the employees, यानी कि उनको रिकॉग्नाइज करना, हाँ इसमें ये वक्त अच्छा रह रहा है, इसको हमें मोटिवेशन हमको रिकॉग्नाइज कर देने की, जैसे इसने एक काम अच्छा करा। सो बच्चा जैसे क्लास में ये काम अच्छा करता है तो उसको टीचर तालियां बजा रही है, क्लैप फॉर हिम, ऐसे उनको भी रिकॉग्नाइज करना, उनको भी एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज करना इज आल्सो एनदर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव व्हिच इज हियर नॉट मेंशन
but should be, can be written in the examination. Second is organizational climate. Organizational climate, यहाँ पे organized climate का मतलब आपका ये नहीं है सर नो climate का मतलब ethics. यहाँ पे climate का मतलब क्या है? Characteristics. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन climate का मतलब होता है वो characteristic है कैसी, एक ऑर्गेनाइजेशन है कैसी, या और ये characteristics जो होते हैं it help the organization to distinguish itself from the other organization. उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंग्विश में हेल्प करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल को भी इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है. जिसके बाद थर्ड इज कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब जो एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं दे ऑल्सो, अगर वो लोअर लेवल पर है या मिडिल लेवल पर है तो वी ऑल्सो वांट टू बी एट द टॉप लेवल. तो उनको हमें उन वर्क के साथ साथ उनका क्या काम है, उनको हमें वर्क के साथ साथ they should give them opportunities so that they are able to enhance their skills. वो अपनी skills को enhance कर पाएंगे, ठीक है, अपनी performance को और better कर पाएंगे, improve कर पाएंगे. in long term benefit देगा basically एक तरीके से. Fourth is job enrichment. Job enrichment यानी कोई जॉब एनरिचमेंट का मतलब जॉब्स को इस तरीके से डिजाइन करना कि वो सेल्फ मोटिवेट कर एम्प्लॉयज को कि हाँ हमें भी ये काम करना है, हमें भी ये काम करना है. इस तरीके की जॉब्स बनाना, यानी कि जिसमें और ये जॉब्स कैसी होती है, सबसे पहले ये जॉब्स रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज. दिस जॉब रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज. ओके. और ये जॉब्स होते हैं दे आर मेड इंटरेस्टिंग so that jobs itself become a source of motivation for an individual. Let's go. Fifth point is employee recognition programs. ये आपको है ना पहले बता दिया फर्स्ट पॉइंट में, but ये उसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे उनको अवार्ड देना, सर्टिफिकेट देना, displaying the name on the end of this, congratulating employees for a good performance, distributing memorandums like t-shirts in recognition of employees, rewarding an employee for getting valuable suggestions of reward देना. Fifth, sixth is job security. ठीक है, एम्प्लॉय को want their job to be secure कि ये ना हो जैसे कोविड में एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया, कंपनीज ने निकाल दिया बिकॉज काम चल नहीं रहा था और इतने सारे एम्प्लॉयज थे तो दे हैव टू पे देम आल्सो. तो इस वजह से उन आजकल एम्प्लॉयज सबसे पहले जॉब लेने से पहले ये कह देते हैं कि व्हाट अबाउट द जॉब सिक्योरिटी. क्या उनको ये तो नहीं कि एक महीना काम कर रहा है फिर निकाल दिया फिर वो दोबारा जॉब्स के लिए दे, तो उनके लिए टेन्योर यानी कि पीरियड सेट कर देते हैं जो उनका वर्किंग पीरियड होगा, मतलब उसके बाद वो कभी भी निकाल सकते हैं, मर्जी है. और वो टेन्योर इंक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, वो कैसे दे रहा है. सो दे वांट द स्टेबिलिटी अबाउट द फ्यूचर इनकम. उनको अपनी फ्यूचर इनकम के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, यानी कि सोच चाहिए कि फ्यूचर में कैसा होगा. सो कंपनी कहते हैं यू डोंट वरी अबाउट दिस एस्पेक्ट, दे वो उनको जॉब सिक्योरिटी देती है, यानी कि पेंशन प्लान, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये सब देती है जिससे वो मोटिवेटेड रहते काम करने के लिए. इट इज एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन. एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना जिससे उनके, और ये कैसे हो सकता है, दिस कैन बी डन थ्रू डायरेक्शन स्टाइल लीडरशिप. हाउ इट कैन बी डन, इट कैन बी डन थ्रू डायरेक्शन स्टाइल लीडरशिप. और उनको ये क्या होगा, उनको दिस विल गिव देम द सेंस ऑफ ओनरशिप इन द मैनेजमेंट एंड वो मोटिवेट होंगे काम करने के लिए. इसके बाद एट इज एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट. एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट मतलब गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी, पावर टू सबऑर्डिनेट यानी कि डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन करना, जिससे उनको मोटिवेशन मिलेगी और वो ऐसा फील करेंगे कि हाँ दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. और उनको इससे क्या होगा, तुम्हारे पास और सजेशन से आएंगे, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग में टाइम बहुत बच जाएगा. और अगर टाइम बच गया तो मैनेजमेंट इस वजह से थोड़ा टाइम जो बच जाएगा वो इम्पोर्टेंट एरियाज में कंसंट्रेट करने के लिए यूज कर सकती है मैनेजमेंट. इसलिए एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू गिव टू एन एम्प्लॉय. इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं लीडरशिप. व्हाट इज लीडरशिप?
लीडरशिप होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो, leadership is a process of influencing the behavior of people towards achievement of goals, यानी कि लोगों का एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे उनका बिहेवियर काम के प्रति चेंज करना, जिससे वो और ज्यादा परफॉर्म बेटर कर पाए और मोटिवेट हो जाए, मोटिवेट तो नहीं बोलेंगे, और परफॉर्म बेटर कर पाए। यानी कि it indicates an ability of an individual to maintain good in personal relations with the followers and motivate them to contribute for the organizational objective। ठीक है, इसके बाद हम फीचर्स ऑफ लीडरशिप की बात करेंगे। सबसे पहला फीचर है लीडरशिप इंडिकेट्स एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अंडर उनकी लीडर, उनकी जो लीडर है, हाउ मच ही इज कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ, हाउ मच ही इज कैपेबल टू इन्फ्लुएंस अदर टूवर्ड्स पीपल। दूसरा, ब्रिंग्स इन बिहेवियर ऑफ अदर्स, एंड लीडर जो होता है ही ट्राइज टू ब्रिंग चेंजिंग बिहेवियर, तो उसका बिहेवियर अगर वो काम करने का नहीं है, अगर वो काम करना नहीं चाह रहा, तो उसका बिहेवियर ऐसा करो कि वो काम करना चाहे, तो चेंज इन बिहेवियर। फिर ये रिलेशन दिखाते हैं लीडर और फॉलोअर के बीच में। लीडर जो लीडरशिप जो होते हैं इट इज एक्सरसाइज्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और लीडरशिप जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि चलता ही रहता है। ठीक है, इसके बाद लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो व्हाट इज लीडरशिप स्टाइल, इंपॉर्टेंस तो नहीं आ रही, ठीक है, इंपॉर्टेंस अब नहीं आ रही। लीडरशिप लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो लीडरशिप स्टाइल क्या है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ लीडर्स बिहेवियर, यानी कि जैसा लीडर बिहेव करता है टुवर्ड्स एन एम्प्लॉय, वो लीडरशिप स्टाइल किया। इट इज अ रिजल्ट ऑफ लीडर्स, तीन चीजों का, फिलोसफी सबसे पहला, फिलोसफी, और तीसरा एक्सपीरियंस, और चौथा इज वैल्यू सिस्टम। ठीक है, लीडरशिप इन चारों पर रिजल्ट है। या तीन तरीके की होती है लीडरशिप स्टाइल हमारी। अगर मैं स्टाइल्स की बात करूं तो तीन तरीके की होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, एंड थर्ड इज लेस इंस्पायर। थर्ड इज लेस इंस्पायर। ऑटोक्रेटिक यानी कि अथॉरिटी लीडर, जिसको हम इसको डोमेटिक लीडर। अच्छा, इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन इज वन वे ओनली। इसमें कम्युनिकेशन कैसी वे ओनली, एक तरीके एक ही होते, कैसे समझा सकता हूँ, जैसे ये आपका सुपीरियर है, आपके सबॉर्डिनेट्स को मैं एबीसी से नेम करूंगा, तो सुपीरियर सिर्फ ए से बी और सी, जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, दे कैन नॉट हैव कॉन्टैक्ट विद द सुपीरियर्स, एंड वो उससे बात नहीं कर सकते, सिर्फ सुपीरियर के थ्रू ही कम्युनिकेशन होती है टू द सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट कैन नॉट कम्युनिकेट टू द सुपीरियर। इसका दूसरा नाम, एक और इसका नाम होता है दैट इज बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। इसका हम एक और नाम से जानते हैं, दैट उसकी चलती है यहाँ पे और किसी की नहीं चलती लीडर, क्योंकि इसे सबॉर्डिनेट की नहीं चलती यहाँ पे। इसके बाद जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है, यहाँ पर जो लीडर होता है उसको ऑटोक्रेटिक डॉगमेटिक कुछ भी कह सकता है। जो लीडर होता है ही हैज एक्सरसाइज, ही हैज अ फुल कंट्रोल ओवर द सबॉर्डिनेट्स, यानी कि वो अपने कंट्रोल। इसके बाद और जो इनके फॉलोअर्स होते हैं, इसमें जो फॉलोअर्स होते हैं, दे हैव बीन गिवन द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस पनिशमेंट, ठीक है। इसके बाद सेकंड इज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इसमें इस लीडरशिप स्टाइल में हम इसको एक और नाम से जान सकते हैं, दैट इज ग्रुप सेंटर लीडरशिप, ग्रुप सेंटर लीडरशिप। अच्छा, इसमें जो होता है लीडर लाइक दिस की, इसमें एम्प्लॉयज कम्युनिकेशन टू वे होता है विद एम्प्लॉयज आल्सो, दैट लीडर कोई डिसीजन लेना चाहता है, सो ही विल आल्सो कंसल्ट विद एम्प्लॉयज, ही विल आल्सो ask the employee to participate in taking him, so make him easy to take the decision। ठीक है, तो यहाँ पे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होता है, क्या डेलीगेशन किया। इसके बाद इसमें ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी फॉलो होता है, ये याद रखना। अगर मैं इसका आपको डायग्राम बताऊं इसका डेमोक्रेटिक लीडरशिप का, तो डायग्राम कुछ इसका इस तरीके से है। एक मिनट, जैसे लीडर यहाँ पर बीच में, यहाँ पे सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट टू, सबॉर्डिनेट थ्री, सबॉर्डिनेट फोर, ये सबॉर्डिनेट आपस में भी बात कर सकते हैं और ये सबॉर्डिनेट लीडर से भी बात कर सकते हैं।
तो ये इसका डायग्राम है जो आपको ड्रॉ करने एग्जाम में। इसके बाद थर्ड इज लेस इज फायर एंड बी फील्ड एंड लीडर, जिसको हम सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सारी अथॉरिटी डेलीगेशन जो होती है, सारी अथॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, दैट इज विद सबऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें जो लीडर का काम होता है वो होता है उनको रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को, जिससे वो काम करेंगे। और इसमें कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज विद सबऑर्डिनेट, और यहाँ पे लीडर जो होता है ही अवॉइड पावर, लीडर अवॉइड पावर। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम देखें इसका डायग्राम, तो लीडर जैसे ये रहा और सबऑर्डिनेट आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं। So subordinate 2, you subordinate 3 and this is subordinate 4, तो इनका आपस में कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन लीडर इनके इसमें नहीं आता, लीडर इनके बीच में नहीं आता। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और लीडर लिस्ट फॉर लीडरशिप। ठीक है, नेक्स्ट यार दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल शेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टू ईच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेफिनेशन मैंने अभी बोली कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल शेयर इंफॉर्मेशन, यानी कि जैसे ए है एक बंदा, एक बी है एक बंदा, करी share of information from one person from A to another person to B, ठीक है, to each other common understanding। यानी कि यहाँ पे वर्ड जो बोला each other common understanding, इसका मतलब क्या होता है? ए ने जो इंफॉर्मेशन सप्लाई करी, बी को शेयर करी, वो बी किस वे में समझता है उस इंफॉर्मेशन को, वो भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ठीक है, और फिर बी उस इंफॉर्मेशन को जो समझता है, बी उस जो भी ए ने इंफॉर्मेशन शेयर करी डी के साथ, बी उसको किस वे में समझता है, कैसे समझता है, उसका क्या मीनिंग निकालता है, और फिर उस इंफॉर्मेशन पर समझ के उसका क्या रिप्लाई देता है, उस रिप्लाई आंसर का ये क्या मीनिंग समझता है, ये भी सब कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है। क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको कि एक क्या समझ रहा है आंसर को और बी क्या समझ रहा है उस मैसेज को। ठीक है, वो भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ठीक है, इसके बाद वी हैव सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ communication in process of communication, that is sender, message, encoding, media, decoding, receiver, feedback, noise. You have these eight elements in process of the communication, and here is the process of communication. And sender is first of all, there will be two person in which then we will be two person in which communication will take place. Can communication will take place in only having one person? No. Communication will take place in between two person, not with one person. It is not possible. ठीक है, so इसलिए कम्युनिकेशन में एक होगा आपका सेंडर, एक होगा आपका रिसीवर। एक तो होना ही है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सेंडर इज अ पर्सन हु कन्वेज द मैसेज, जो मैसेज भेजता है इसको, उसे भेजता है टू द रिसीवर, ये मैसेज भेजता है टू द रिसीवर। अब ये मैसेज क्या क्या हो सकता है? इस मैसेज में आपके आइडिया हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? आपका आइडिया हो सकता है, थॉट्स हो सकता है, आइडिया, थॉट, फीलिंग्स हो सकती है आपकी, आपका सजेशन हो सकता है। इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी आपको अगर आ रहा हो समझ में तो वो भी लिख सकते हो। ए मैसेज आइडिया, थॉट, फीलिंग, एक्सप्रेशन, सजेशन, ये सब होता है ऑर्डर, एंड ये सब हम मैसेज में एज ए सेंडर रिसीवर को भेज सकता है। ठीक है, अब ये मैसेज जो होगा ये रिसीवर भेजेगा, मैसेज जो होगा वो रिसीवर सेंडर रिसीवर को भेजेगा, लेकिन इन अ डिफरेंट फॉर्म, इन अ एनकोडेड लैंग्वेज। ये मैसेज सबसे पहले encode किया जाएगा। encode is the process of converting the message into the symbol, design, pictures। यानी कि जैसे मैंने सेंडर को रिसीवर को मैं इन
एक मिनट को यार, मैं एम और एक पर्सन है बी, मेरे को बी को एक नंबर भेजना है, ठीक है, और वो नंबर है, लेट सपोज कुछ भी नंबर ले लो, जैसे 9 1 2 4 0 0 0 0, 4 5 6 7 8 1 10, ये कोई भी हमने रैंडम नंबर ले लिया, ठीक है। अब हमें इस नंबर को बी को भेजना है, ठीक है, और इस तरीके से वजन किसी और को ना पता चले, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू योर कोड। सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज आ गया जो हमें भेजना है, ये सेंडर हो गया, ये आपका रिसीवर होगा। अब मैं इस मैसेज को इन कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं उसको बी को शेयर करूंगा। कैसे शेयर करूंगा? थ्रू मीडिया, आई विल शेयर मीडिया, यानी कि व्यूज चैनल्स में ही होता है यहाँ पे मीडिया, यानी कि इट इज अ पाथ through which an encoded message is transferred to the receiver, transmitted to the receiver, ठीक है। अब ये 9124 4011 ये मैंने इसको कोई भी कोडेड लैंग्वेज में डाल दिया, लाइक हैश लाइक 4 times हैशटैग, 4 times हैशटैग, ऐसा कुछ भी, ऐसा कोड बना दिया मैंने, और 4 times हैशटैग ऐसा मैंने कोड बना के बी को भेज दिया, ठीक है। अब बी को मैंने कैसे भेजा? थ्रू मीडिया। मीडिया, इट इज अ पाथ थ्रू व्हिच द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। अब सबसे पहले रिसीवर उस मैसेज को पढ़ने से पहले क्या करेगा? उस मैसेज को डिकोड करेगा। अब उसे डिकोड करेगा, यानी कि अब ये फॉर्म उसके पास रही है, अब वो इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा, अच्छा ठीक है। फिर अगर उसको मैसेज क्लियरली में आ जाएगा समझ में, तो फिर उसको एक रिप्लाई भेजेगा, एको रिप्लाई भेजेगा, दैट इज योर फीडबैक। उसको एक फीडबैक भेजेगा। फीडबैक इज द action of receiver indicating that he has received the message and also understood the message of sender, ठीक है। जो भी उसको समझ में आएगा वो उस हिसाब से फीडबैक भेज देगा रिसीवर को वापस, एंड इतना समझ में आ गया। I'm up on a sender, we will get a message, we media, be receiver, build the receiver is a person who received the message, feedback, build the encoding is process of converting message into symbol, design, pictures, कुछ भी, and decoding is a process of converting encoded message, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक वर्ड रह गया, that is noise। noise क्या होता है? noise are the hindrance to the communication। जब मैंने ए को बी ए से बी को मैसेज भेजा, बी को मैसेज भेजा थ्रू अ पाथ थ्रू मीडिया, और उस बीच में क्या हुआ? वो लेटर जो था वो बीच में किसी और के पास चला गया, तो ये एक हिंड्रेंस आई कम्युनिकेशन में। सो नॉइज इज एनी हिंड्रेंस टू कम्युनिकेशन, हिंड्रेंस टू कम्युनिकेशन, ठीक। इतना समझ में आ जाओ। इसके बाद यही आपका जो है पूरा प्रोसेस है, जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इसी को हम कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। आई होप आपको सारे एलिमेंट्स जो है वो क्लियरली अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बिकॉज जिस स्पीच के साथ मैं आपको ये राइटिंग करवाया है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने अपनी स्पीड उसमें थोड़ी स्लो है, दैट इज ऑल्सो ओमिटेड, ये आपको नहीं करना है। इसके बाद सिर्फ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको करना है, ठीक है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का अगर आप डिफरेंस करोगे वही बात है, इसमें ये भी आपको नहीं करना, दैट इज यू डिफरेंस। आपको सिर्फ इसमें डिफरेंस करना है, ये भी ग्रेपवाइन नेटवर्क्स भी नहीं करना, यू हैव टू डू डिफरेंस, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना होगा। अच्छा, फॉर्मल और इनफॉर्मल आपको बता देता हूँ क्या है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है दैट फ्लोज फ्रॉम ऑफिशियल चैनल्स, यानी कि ऑफिशियली फ्लो होती है, जो कि जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिजाइन की जाती है थ्रू स्केलर चेन, यानी कि टॉप लेवल के थ्रू फॉर्मल इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ये 3 तरीके से फ्लो होती है। कैसे? या तो अपवर्ड, या तो डाउनवर्ड, या तो हॉरिजॉन्टली, ये 3 तरीके से फ्लो हो सकती है। अपवर्ड और डाउनवर्ड में कैसे? यानी कि जैसे सुपीरियर है, सुपीरियर, और ये है आपका सबॉर्डिनेट, या तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन भेजे, या सबॉर्डिनेट सुपीरियर को इन्फॉर्मेशन, वो तरीके ये होगा। या तो डिपार्टमेंट, जैसे 3 लेवल होते हैं ना, टॉप, मिडल, लोअर, तो लो डिपार्टमेंट 1, इन मिडल में 3 डिपार्टमेंट है, तो सारे 18 लेवल डिपार्टमेंट 2
another department. तो ऐसा भी हो सकता है. तो एक तरीका ये हो गया from top to bottom, from bottom to top. दूसरा हो गया transfer of information at the same level. The formal information तीन तरीके से flow होती है. फिर formal information क्या है? It can be oral as well as oral होती है, ये written भी हो सकती है. दोनों में से कोई भी हो सकता है, but generally it is file in the office यानी कि generally it is written ही होती है formal. और speed and ये कितनी जल्दी ये flow होती है, that is very slow. क्योंकि एक बात बताओ, जब ऑफिशियल चैनल से फ्लो हुई है, ऑफ कोर्स फास्ट पे फ्लो नहीं हुआ. अगर हमारे को टॉप लेवल से लोअर लेवल तक पहुंचाना है तो सबसे पहले मिडिल लेवल को पहुंचाने के लिए वो इन्फॉर्मेशन फिर मिडिल लेवल लोअर लेवल तक पहुंचाएगा, फिर लोअर लेवल वर्क फोर्स को पहुंचाएगा. ऐसे जाकर तो इन्फॉर्मेशन होगी, इसलिए स्लो प्रोसेस है. और इसमें ऑथेंटिसिटी कितने, इसमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है यानी कि रियल इन्फॉर्मेशन होती है, तो एक इन्फॉर्मेशन नहीं होती. इसके बाद अगर हम एम देखें इस टाइप की इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन फ्लो होने का एम क्या है, तो एम एक ही है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये यूज की जाती है. इसके बाद हम बात करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन व्हिच टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन्स. जिसमें कोई लेवल नहीं होती है, यानी कि टॉप सीधा लोअर लेवल तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है या मिडल सीधा वर्क फोर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है. तो यहाँ पे कोई फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती. देयर इज नो फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन. जहाँ पे फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगी वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाएगा. ठीक है. बेसिकली डिसरिगार्डिंग द लेवल्स ऑफ अथॉरिटी. इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल और कम्युनिकेशन का फ्लो कैसा है, इट इज स्प्रेड टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्लो में. अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ है तो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑल डायरेक्शन यानी कि फ्री फ्लो, हर जगह फैल सकती है. कोई ऐसा नहीं है क्योंकि कोई लेवल नहीं. ओके, देयर इज नो लेवल, देयर इज नो फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन. सो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है. इसके बाद जो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट इज जनरली ओरल ही होती है जनरली. इन्फॉर्मेशन जो होते हैं इट इज जनरली ओरल. ठीक है. और इसमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन देयर इज नो फॉर्मल लाइन, तो इन्फॉर्मेशन फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है. और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन की अगर ऑथेंटिसिटी देखे तो नॉट ऑथेंटिक. जनरली ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये सारी व्यूमर्स होते हैं, और ये व्यूमर्स से स्प्रेड होते हैं, ज्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती. और इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव सोशल या पर्सनल सोशल और पर्सनल गोल को फुलफिल करना होता है. सोशल या पर्सनल गोल को फुलफिल करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है. अब हम बैरियर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे पहले होते क्या है ये बैरियर्स के बारे में समझना पड़ेगा. कम्युनिकेशन एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का कि अगर कम्युनिकेशन होगी नहीं ना तो इन ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल इज ऐसा उल्टा सीधा, यानी कि सर्वाइवल इज डिफिकल्ट. Communication is nerve system of an enterprise. It is very essential for the management to have an efficient flow of communication in all directions. चाहे वो top से middle हो, middle से lower हो, from lower to workforce. It is important to have an efficient flow of communication. But this is also important. This is also an important thing that rarely an effective communication is achieved in an organization. Okay. Because there are several hurdles, many difficulties, several hindrances, several obstructions, with several stoppages, which are barriers to effective communication, which are barriers make communication ineffective at any point. Okay. इस वजह से हमारे को इन बैरियर्स को पढ़ना है. ये बैरियर्स चार तरीके में आपके बांटे जाते हैं. ये बैरियर्स चार तरीके के हैं: सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड पर्सनल बैरियर्स. सिमेंटिक बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जिसमें मैसेज को जब हम इनकोड या डिकोड कर रहे होते हैं तब उस वक्त जो हमारे को डिफिकल्टीज आती हैं वो बैरियर्स होते हैं सिमेंटिक बैरियर्स. ठीक है. सिमेंटिक बैरियर में सबसे पहला बैडली एक्सप्रेस मैसेज. बैडली एक्सप्रेस मैसेज का मतलब होता है sometimes manager intent meaning may not be conveyed by the manager to his or her subordinate because of use of some wrong words. किसी गलत वर्ड का यूज करने की वजह से जो आपका मैनेजर है वो करेक्ट मीनिंग शेयर या ट्रांसफर नहीं कर पाता
to their subordinate. ठीक है, symbol with different meaning या word with different meaning. For example, cost, मैंने word लिया cost, तो cost advertisement manager के लिए advertisement cost बन जाएगी, accountant के लिए cost of purchase goods sales, इन सब की cost मानी जाएगी. ठीक है, so cost, unit cost of production for the production manager, या account के लिए बोलो तो an item to be debited or credited in the profit and loss account वो माना जाएगा. तो cost may be mean different for different person. Third is faulty transactions. Faulty translations यानी कि sometime manager क्या है उसको सिर्फ English पता है, subordinate को सिर्फ हिंदी पता है, तो there is a third person between them, that is a translator. If the translator is proficient with both the language, then only he can, the message may be a flow of communication may be effective. If he is not proficient with the languages, then he may not be conveyed. The correct meaning or correct conversion of the language may not happen. ठीक है. Fourth is unclarified assumption. Unclarified assumptions यानी कि some communications may have certain assumptions which may be interpreted differently. Manager ने कहा you have to, यानी कि manager ने तुम्हें कहा कि तुम्हारे को जो बाहर से हमारे क्लाइंट आ रहा है उनको देखभाल करना है, तो तुम अब वो आए, तुम उनके रूम में जाकर उनको बात टॉप दे रहे हो, उनके पर्सनल चीजों को मतलब सही से रख रहे हो, तो इस मतलब उसने assumptions जनरेट कर ली. उसका पर्सनली टेक केयर भी तुम्हें ही करना है, उसका ध्यान रखना, मतलब he should not get any difficulty, या उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इसके बाद we have first point, that is technical jargon. Technical jargon यानी कि sometimes technical terms manager use while explaining something. Manager किसी को वो task explain कर रहा है और उसने technical terms को use कर लिया, तो या difficult words का use कर लिया जिनका meaning extract करना for the subordinate is difficult. इस वजह से technical jargon हो जाता है, इस वजह से communication ineffective बन जाती है. Sixth is body language and gesture reporting. अब जब teachers होते हैं वो हैंड मूवमेंट से समझाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं और हैंड मूवमेंट्स के साथ बोलने की समझाने की आपको कोशिश करते हैं, तो हैंड मूवमेंट्स का समटाइम्स स्टूडेंट्स को भी नहीं समझ में आता. टीचर वो कह रही है डाउनवर्ड फ्लो होती है और आप अपवर्ड की तरह, अपवर्ड के ऊपर अपवर्ड की तरह एक्शन कर रहे हो और टीचर बोल रही होते हैं डाउनवर्ड, तो अपवर्ड समझे या डाउनवर्ड, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए. यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या हुई, इनइफेक्टिव हुई बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट. तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है जब एज अ एक्सप्रेशन यू कैन टेक. इसके बाद हमारे पास आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स. साइकोलॉजिकल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जस्ट स्टेट ऑफ माइंड बैरियर्स व्हिच आर रिलेटेड टू स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ सेंडर्स एंड द रिसीवर्स. सेंडर्स और रिसीवर के माइंड का जो बैरियर्स होते हैं, माइंड रिलेटेड बैरियर्स, उनको हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं. इसमें सबसे पहला है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, यानी कि मैसेज कंप्लीट हुआ नहीं और तुमने पहले ही assumptions लगा ली. मैंने बोला कि मैं बहुत मारूंगा, अब मैं आगे बोलने से पहले कि मैं बहुत मारूंगा, किसको मारूंगा, तुमने अपने पे बात ले ली कि तुम मुझे मारोगे, अब बताता हूँ मैं तुम. नो, this is premature evaluation before completion of message, evaluating the meaning of the message before completing that. ठीक है. इसका दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ अटेंशन. लैक ऑफ अटेंशन यानी कि जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं, so we need proper listening of that talk. There are many talkers, there are few listeners. पर ठीक है, यानी कि अगर हमें few listeners, many people do not listen attentively, which make communication ineffective. इसके बाद third is loss by transmission और poor attention. loss by transmission क्योंकि हमें वो फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फ्लो करना होता है, तो टॉप टू मिडल, मिडल टू लोअर, तो जब तक ये इन्फॉर्मेशन लोअर तक आती है तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, बिकॉज इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड अमंग डिफरेंट पर्सन्स टू रीच द फाइनल पर्सन. तो लास्ट आखिरी जिस तक पहुंचनी चाहिए उससे पहले कितने लोग होंगे बीच में जो उस इन्फॉर्मेशन को आपस में ट्रांसमिट कर रहे होंगे, सो वो फाइनल पर्सन तक पहुंच जाए. तो किस कोई क्या इन्फॉर्मेशन को समझ रहा है और समझना क्या था, तो वो भी आता है. इस वजह से लॉस बाय ट्रांसलेशन. ठीक है. इस फोर्थ इज डिस्ट्रस्ट, यानी कि अब अगर दोनों पार्टी जैसे ए और बी का एग्जांपल लिया था, अगर ए और बी दुश्मन हो गए तो वो एक दूसरे की बात कभी भी सही नहीं समझेंगे, चाहे ए सही कह रहा हो चाहे बी सही कह रहा हो.
तो उनका इफ दे अगर वो दोनों आपस में ट्रस्ट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को, सो वाई विल दे ने कहा कि 10 लाख की सेल हुई, बी कह रहा झूठ बोल रहे हो तुम, 5 लाख की सेल हुई। तो अगर ये सच में बोल रहा होगा 10 लाख की, अगर उनके बीच में ट्रस्ट ही नहीं होगा तो वाई विल बी अंडरस्टैंड जो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, क्या पता चलेगा उसको। ठीक है, इसके बाद अंतर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, अथॉरिटी रिलेशन से रिलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी ही सपोर्टिव नहीं होगी फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में, तो वो इफेक्टिवनेस पर ऑफ कोर्स हैम्पर करेगी ना। दूसरा इज रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन में अगर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट होंगे कि टॉप लेवल कैन anyone cannot talk in between the hours of working, so this is a rigid rule, this is strict rule। तो अगर ऐसा होगा तो कोई किसी से बात नहीं कर पाएगा, तो इन्फॉर्मेशन भी फ्लो नहीं होगी, तो इट मे act as an hurdle in effective communication। थर्ड इज स्टेटस। अगर एक स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर, तुम्हारा मैनेजर बहुत स्टेटस है, मैं इन लोगों से बात नहीं करता, मैं इन सबॉर्डिनेट से बात नहीं करता, तुम मेरे नौकर है, तुम्हारी इतने मत तू से बात करो व्यू से, नो दिस इज नॉट द वे टू टॉक। इस वजह से स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर जो है वो अपना सुपीरियर, हाँ मैं ऊंची कुर्सी पर हूँ तो मेरी कोई इज्जत होनी चाहिए, दिस इज नॉट द वे टू टॉक विद देम सबॉर्डिनेट। सो इस वजह से क्या है, सबॉर्डिनेट्स we find difficulty to express our feelings feeling। ठीक है, अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही टॉल होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टॉल स्ट्रक्चर होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने में भी बहुत डिफिकल्टीज आएगी, तो इनफेक्टिव पॉइंट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज यानी कि जैसे तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करते, लाइक फ्रीक्वेंट मीटिंग, सजेशन बॉक्स रखोगे, कंप्लेन बॉक्स रखोगे, तो ये फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को इनकरेज ही करेगा एक तरीके से। तो अगर ये फैसिलिटीज नहीं होगी तो इनफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। इसके बाद भी है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स का मतलब वो बैरियर्स होते हैं जो पर्सनल फैक्टर्स से रिलेटेड होते हैं बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है, fear of challenge to authority सबसे पहला। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, superior we feel that if you tell everything to the subordinate, अगर वो subordinate को सारी चीज बता देगा तो subordinate will take उसकी पोजीशन, subordinate उसकी पोजीशन ले लेगा और वो इंफॉर्मेशन को सिर्फ पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता सबॉर्डिनेट को। फिर दूसरा इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सबॉर्डिनेट। अगर सुपीरियर उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं हुआ कि उसके सबॉर्डिनेट्स पर, यानी कि ही विल नॉट फील दैट उसका सबॉर्डिनेट इतना इंटेलिजेंट नहीं जो काम कर पाएगा ये वाला, तो उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, तो और वो उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करेगा। फिर इस वजह से भी आपका एक ineffective way or hurdle way to the effective communication. Third is unwillingness to the communicate. If subordinate may not be prepared to communicate with their superior, if they perceive that if they adversely affect the interest, यानी कि वो subordinate जो है वो ऐसा mind में पॉइंट बना के बैठे हैं कि अगर वो बात करे और अगर उनसे कुछ गलत निकाल दे तो उनको सुपीरियर उनको बहुत डांटेगा, कंपनी से निकाल दे वो इस वजह से वो कम्युनिकेट करने में हसल करते हैं, अनविलिंग यानी कि उनके अंदर इतनी विलिंगनेस नहीं होगी। फोर्थ इज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव का मतलब होता है इफ देयर इज नो मोटिवेशन, यानी कि अगर उनको सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेशन नहीं मिलेगी, इंसेंटिव्स नहीं मिलेगी उनकी कम्युनिकेशन करने पे, उनके सजेशंस देने पे, तो व्हाई वोंट दे बॉदर। तुम हमें कम्युनिकेट, तुम हमें इंसेंटिव मत दो, तुम हमें मोटिवेशन मत करो, तुम हमें मोटिवेशन मत दो, बात भी नहीं करेंगे। वैन दो हमको सजेशन दे, जब हमें उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उसकी रिकॉग्निशन या उस स्टेटस रैंकिंग नहीं मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एफर्ट्स के लिए। सो इस वजह से हमारे को प्रॉपर ये भी एक तरीके के लिए इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाता है। ठीक है, अच्छा, improving effective communication is omitted. This is not covered. This is not a part of the CBSE board examinations. So यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर जो है ना वो खत्म होता है। पूरा चैप्टर जो वो यहाँ पे खत्म होता है डायरेक्टिंग का। I know we have take much time to cover this chapter because हमने ये पहले करा नहीं था। So it is my duty to cover each and every point in detail and highlighted words are also being highlighted in the PDF. So आपको जो समझ में ना आए, go and drop your comment doubts in the comment section. Now we will move on to our next chapter, that is chapter number 8, controlling unit
चैप्टर नंबर 1 कंट्रोलिंग में हमारे को क्या करना है, वो इसमें हमारे को मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टेप एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग इज नॉट अ सिलेबस में हमारा नहीं है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कोई क्या बता सकता है? व्हाट डू मीन बाय कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग मैंने हमने बताया पहले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग करी जो हमें अचीव करना, ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है, फिर जो हम लोग ऑब्वियस जितने लोग चाहिए हमें उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए उनको स्टाफ करा, फिर डायरेक्टिंग में फाइनली एक्शन हुआ, यानी कि काम एंड स्टार्ट हुआ। अब वो काम खत्म होगा डायरेक्शन में ही खत्म होगा, डायरेक्टिंग में ही खत्म हुआ। अब वो काम जो हमारे को मिला, क्या वो हमने जो प्लान वर्क रखा था और जो हमारा हमारा एक्चुअल वर्क है, क्या उन दोनों में मैच हुआ? वो हमें कंपेयर करना था। वो किस में हम कंपेयर करते हैं? वो हम कंट्रोलिंग फंक्शन में कंपेयर करते हैं। सो कंट्रोलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजर। So in order to see plan results from the subordinate, a manager need to have effective control over the activity of subordinate. सबसे पहले कंट्रोलिंग का मतलब ही यही होता है that actual performance is a defined as comparison of actual performance or with plan performance। यानी कि अगर हमने प्लान परफॉर्मेंस हमारी 100 यूनिट की थी टू बी प्रोड्यूस पर डे, तो अगर हमने वो टारगेट अचीव करा हुआ, अब नहीं करा, तो मेंटेनेंस में करा 95 यूनिट पर डे, तो दैट इज not a match between actual performance and the planned performance. So there will be, here now we have to identify some of the deviations to arise, and we will again make plans to resolve the deviations. Again, make plan to resolve these deviation। ठीक है, इन वे फिर से कंट्रोलिंग करेंगे, फिर से स्टाफ एंड डायरेक्टिंग करेंगे। इसके बाद इसलिए हम क्या करते हैं कि कंट्रोलिंग इज बेसिस ऑफ प्लानिंग, यानी कि हम अगर प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग किस बेसिस पे करते हैं? अगर हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग किस बेसिस पे करते हैं? हम अभी जो प्लान ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करा, तो उसके बेसिस पे हमने नेक्स्ट प्लान। तो इस वजह से हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलते ही रहते चलते ही रहते चलते ही रहते। ठीक है, इस ये हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोलिंग का। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ। सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या बात कर रहे हैं हम? इम्पोर्टेंस फीचर्स तो पहले हम करते हैं। अच्छा, limitations of controlling is also not coming in your exam। Limitation is also not coming। या आ भी सकते हैं, विल डू इट। एक मिनट रुको। तो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ उसकी प्लानिंग की, तो सॉरी कंट्रोलिंग की। वो भी आ सकते हैं। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, बेसिकली कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। ठीक है, कैसे कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, कैसे होता है कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड? देखो देखो, controlling ensure that all activity are performed according to pre-plans, यानी कि pre-determined plans on the plan first function को बनाए थे, उसके बेसिस पे कंट्रोलिंग होती है। तो सारी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव चलते हैं, इस वजह से गोल ओरिएंटेड फंक्शन होता है। फिर दूसरा कि अगर हम सारी एक्टिविटी हमारे प्लान्स के बेसिस पे करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो सारे रिसोर्सेज भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज होंगे। तो इस वजह से कंट्रोलिंग एक इस पॉइंट से भी गोल ओरिएंटेड फंक्शन ही है। ठीक है, ये मैं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग बता रहा हूँ। तो एक इस तरीके से भी कंट्रोलिंग जो है गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद दूसरा इस कंट्रोलिंग इज परसेसिव। परसेसिव कैसे? यानी कि इट इज or done at all levels of management, at all departments of management। It is a primary function of every management। ठीक है, manager। How this controlling is both backward and forward looking। controlling backward looking क्यों होगा? क्योंकि अगर मैनेजर को प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, तो ही हैज टू लुक बैक टू द प्लान परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस उसने फर्स्ट फंक्शन में प्लान करी थी वो उसको देखना पड़ेगा। और फॉरवर्ड लुकिंग इस वजह से क्योंकि जो भी प्लान परफॉर्मेंस और कंपेयर कर रहा है प्लान परफॉर्मेंस और उसको
तो owning in us, तो जो भी हमने प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करो तो जो डेविएशन है उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें दोबारा प्लान बनाना पड़ेगा. We need to forward looking. So there's a forward looking function here. And fourth, controlling is a continuous process. जैसे कि मैंने आपको बताया, planning, controlling, planning. Never ending process, not a one time process. It is an ongoing process. इसके बाद हमारे पास next आता है, that is importance of controlling. Importance of controlling में सबसे पहला फंक्शन आता है accomplishing organizational goal, क्योंकि सारे plans organization में बनाते हैं अपने होते हैं and they are made with the aim of achieving the organizational goals. तो अगर सारे plans इसी तरह function होंगे, so it will ensure that all activities in an organization are done according to the plan. सारी activities planned according होगी, और अगर सारी activity plans के according होगी तो हमारा behavior automatically direct होगा towards the achievement of organizational goals. ठीक है. दूसरा is judging accuracy of standards, यानी कि we need some standards to judge our actual performance with the planned performance. तो स्टैंडर्ड्स कैसे होनी चाहिए, कितने एक्यूरेट हैं वो, उसके लिए हमारे को टूल की जरूरत पड़ती है. दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग. स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग थ्रू strategic controlling we can easily judge whether the standards are accurate or not. और ये standards जो होना चाहिए ना हमेशा, ये standards should always be dynamic. ये standards जो होते हैं ये dynamic होने चाहिए. उनके change according to change in environment. Third is making efficient use of resource. इसका मतलब क्या होता है, यानी कि each activity जो भी organization में perform होती है that is performed according to predetermined standards. So as a result, उसका क्या result होता है, effective utilization of resources होता है. There is no duplication of resource, there is no wastage of resource, there is no overlapping of resources. So इससे efficiency जो है वो तुम्हारी बढ़ जाती है. जिससे एफिशिएंसी क्या है हमारी बढ़ जाती है. ठीक है. इसके बाद फोर्थ इज इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, यानी कि एम्प्लॉय के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना एंड एम्प्लॉय के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जो उनके लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बने. ठीक है. उनके लिए फिफ्थ इज इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. इसका मतलब होता है ऑर्डर का मतलब आपको पता है कि if everything at right builds at a particular point of time, अगर सारी चीज सही जगह पर होगी, सही टाइम पर मिलेगी हमें, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी. टाइम वेस्ट नहीं होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी. और डिसिप्लिन यानी कि ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल. तो अगर ओबीडियंस होगी ऑर्गेनाइजेशनल रूल में तो क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो सकती है. क्या ठीक है. इसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. इसका मतलब क्या होता है, ऑल डिपार्टमेंट्स आर कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको अगर हम कंट्रोल करते हैं तो वो भी हम अपने प्लान्स के बेसिस में डिटरमाइंड प्लान्स के बेसिस पे हम बनाते हैं. तो अगर डिपार्टमेंट्स वेल कोऑर्डिनेट होंगे एक दूसरे के साथ तो कंट्रोलिंग क्या होगी, हमारे को यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी. दो पॉइंट लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग हमारे लिए अभी ओमिटेड है. इट इज नॉट कमिंग इन योर एग्जाम. बस आपको पता होना चाहिए कि लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग में कंट्रोलिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, मैन पावर, टाइम, इनकम और एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती. Yeah, other standard numeric terms में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो it will be difficult to measure the performance of the by chance आ जाता है तो आप getting point लिख सकते हो. इसके बाद relationship between planning and controlling. This is very important topic which can come in exam very much. ठीक है, ये बहुत important topic है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था. very important. ठीक है. Controlling और planning इन दोनों के बीच में क्या relation समझना. सबसे पहले इसको आप आंसर ही कैसे लिखोगे, आंसर कैसे करोगे क्वेश्चन लो. पहला प्लानिंग को डिफाइन करोगे. जैसे आपने यहाँ पे प्लानिंग लिखा, पहला प्लानिंग को डिफाइन करा आपने. What is planning? Planning की definition. Planning is a basic function of every enterprise, which is deciding in advance what is to be done, how it is to be done,
when it is to be done and by whom it is to be done. We are planning gap ने definition लिखी. So in आप एक point लिखो that planning bridges the gap between where we are and where we want to go in future. यानी कि starting point और end point वाला point आ गया. ठीक है. Third is planning without controlling is meaningless. क्योंकि मैंने आपको बताया हम planning करते ही controlling के basis पर है. अगर हम controlling ही नहीं करेंगे तो how we will do planning? तो इसलिए controlling planning without controlling is meaningless. ये तीन पॉइंट्स आपको आई होप समझ में आ गए होंगे. इसके बाद अंडरलाइन देकर नाउ यू विल टॉक अबाउट कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग क्या होता है? ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग आप पहले कंट्रोलिंग फंक्शन को डिफाइन करोगे ना. कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस. एनी डेविएशन, एनी डिफरेंसेस आर कॉल्ड डेविएशंस व्हिच आर टू बी आइडेंटिफाइड एंड टू रिजॉल्व दिस डेविएशन वी नीड टू मेक फर्दर प्लान्स. So his planning is done on the basis of control. ठीक है, ऐसा लिखोगे. फिर आप ये लिखोगे that controlling, अगर हमारे पास कोई प्लान परफॉर्मेंस नहीं होगी, अब हम यहाँ पे बोलेंगे that controlling is also done on the basis of planning. अगर हमारे पास प्लान परफॉर्मेंस ही नहीं होगी तो how we will do controlling है. So it's what they say. It's what they say. Planning without controlling without planning is impossible. So both of the functions are interlinked and interrelated, interdependent. For the succession execution of both functions, they must support each other. यानी कि दोनों का equal support होना चाहिए. ठीक है. इसके बाद you will discuss one of the characteristics that is planning involve both backward and forward looking. Backward looking कैसे होता है planning? Backward looking कैसे होता है planning? वो यहाँ पे लिखना है. Backward looking और forward looking. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस की. कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहले सेटिंग स्टैंडर्ड्स. यानी कि आपको स्टैंडर्ड्स भी तो सेट करने पड़ेंगे. अगर कंट्रोलिंग प्रोसेस आपको करना है तो सबसे पहला आपका स्टेप ही सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड यानी कि टारगेट्स जिनके बेसिस पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे. स्टैंडर्ड यानी कि टारगेट्स जिनके बेसिस पर हम अच्छे परफॉर्मेंस को क्या करेंगे मेजर करेंगे. सो और ये स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए? ये स्टैंडर्ड्स कैन बी क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव. और ये स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए? these standards must be achievable. ये ऐसे होने चाहिए these standards must be achievable. यानी कि that can be easy to achieve means high or very high standard. यानी कि मैं ऐसा बोल दे कि I will an hour unit per day. So this is a very high standard which cannot be achieved. That means it is of no use. It is impossible to achieve. So sometimes अगर standard हमारा numeric term में हो so it is more easy to compare अगर as compared if it is in qualitative. So we can sometimes standard is also difficult to convert to measure या to express in numeric terms as तो performance measure करना difficult हो जाता है. इसके बाद दूसरा पॉइंट इज आपका दूसरा स्टेप आता है दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. आपने स्टैंडर्ड सेट कर ली. नाउ यू विल मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस भी तो होनी चाहिए. अब आपके पास स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या प्लान परफॉर्मेंस आ गई. नाउ यू हैव कंपैरिजन के लिए यू हैव टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय. कि एम्प्लॉय ने कितना परफॉर्म करा. तो द परफॉर्मेंस हैज टू बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकली. It is more easy अगर numerically होगी तो ये बहुत convenient way होगा to measure. और performance जो होनी चाहिए employee की that should be measured in short period of a time. weekly measured होनी चाहिए. इसके बाद third step is comparing the actual performance with standards. यानी कि एक बार you have measured the performance of the employee, now you will compare that actual performance with the planned performance against that standard you have decided in the first step. Now अगर इन दोनों के बीच में मैच होगा तो कंट्रोलिंग फंक्शन वहीं पे एंड हो जाएगा. लेकिन अगर इन बीच में मिसमैच हुआ तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द डेविएशन द रीजंस ऑफ दीज डेविएशंस. और अगर डेविएशंस भी आपके दो तरीके के होंगे. सबसे पहले होंगे माइनर डेविएशंस और कुछ होंगे आपके मेजर डेविएशंस को हम इग्नोर कर सकते हैं. लेकिन जो आपके मेजर डेविएशंस है they cannot be ignored. They should timely action should be taken against the major deviations. Step 4 is analyzing deviations. सारे
all deviations हमें top level के अंदर नहीं भेजने. So only those deviations are to be make under the notice of top level that are the major. सारे major वाले ही हम सिर्फ level deviations जो हैं वो सिर्फ हमें top level को भेजने हैं, minor नहीं भेजने. ठीक है. अगर ठीक है इसके बाद वो भी इसमें भी दो पॉइंट आते हैं. सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यानी कि फोकस ऑन की एरियाज. फोकस क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यानी कि फोकस ऑन की एरियाज. की एरियाज वो एरियाज होते हैं यानी कि की एरियाज वो एरियाज होते हैं यानी कि अगर इन एरियाज पे डेविएशन होते हैं तो दे मस्ट बी अटेंड अर्जेंटली. की एरियाज विच हैव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अगर कोई भी डेविएशन किसी भी की एरिया में आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे हो सकता है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वी हैव दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यानी कि मैनेजर अपना टाइम अपनी एनर्जी अपनी मैन पावर कॉस्ट वेस्ट नहीं करना चाहिए मैनेजर को on finding the solutions of minor deviations. Rather, we should concentrate on the important deviations यानी कि on the major deviation or deviations of high degree. ठीक है. इससे क्या होगा? It save time and efforts of manager and it differentiate between critical and simple problems. इसके बाद we have step 5 that is taking corrective actions. Corrective actions में जो है उन डेविएशंस जो आइडेंटिफाई हुए हैं हमें उनका रीजंस फाइंड आउट करना चाहिए. उन डेविएशंस को रिमूव करने के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए. सो और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की क्या टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन दी ट्रैक अकॉर्डिंग टू दी प्लान. तो इस विल हेल्प the organization to minimize the error and to maximize the profit. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा स्टेप प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस भी खत्म होता है. ठीक है. इसके बाद यहाँ पर हमारे चैप्टर भी पूरा खत्म हो चुका है. This chapter was small so it takes less time to cover it. So the questions of NCERT will discuss in question series that will soon please start after the next two part two boards uploaded. Yeah, this is all for today. Till then, take care. Bye bye. Stay healthy and stay safe.